न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन पॉजिटिव और न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रललेस, यानी इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन पॉजिटिव और वी नो like charge repel to each other. It means प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करने चाहिए, और जब ये प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो प्रोटॉन का एग्जिस्टेंस आउटसाइड द न्यूक्लियस होना चाहिए, क्योंकि दो प्रोटॉन यानी लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर, अगर एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो इनका एग्जिस्टेंस आउटसाइड द न्यूक्लियस होना चाहिए। But practically, proton का distance inside the nucleus. तो ये कैसे पॉसिबल हुआ कि लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, उसके बावजूद भी ये इनसाइड द न्यूक्लियस है इनका डिस्टेंस। ये तभी पॉसिबल है जब इन दोनों प्रोटॉन के बीच में रिपल्सन फोर्स के एक्स्ट्रा एक फोर्स और भी वर्किंग है। रिपल्सन फोर्स के अलावा इन दोनों के बीच में एक फोर्स और वर्किंग है कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स, और ये न्यूक्लियर फोर्स इनके बीच में जो रिपल्सिव फोर्स है उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिनके बीच में रिपल्सन का फोर्स है लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर, उससे भी ज्यादा एक फोर्स और एक्टिंग है कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स, और ये न्यूक्लियर फोर्स इनके बीच में जो रिपल्सिव फोर्स है उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ये फोर्स केवल प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में नहीं लगता, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगता है और प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी लगता है। This force is called nuclear force. ये न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, ये केवल न्यूक्लियस के अंदर ही वर्किंग करता है। जब दो प्रोटॉन की डिस्टेंस न्यूक्लियस की साइज है 10⁻⁻15 मीटर, यानी जब दो प्रोटॉन के बीच की डिस्टेंस 10⁻⁻15 मीटर से कम होती है तब ये फोर्स वर्किंग होता है। अगर दो प्रोटॉन के बीच की डिस्टेंस 10⁻⁻15 मीटर से ज्यादा हो जाती है तो ये न्यूक्लियर फोर्स एक्टिंग नहीं होता, फिर केवल रिपल्सिव फोर्स रहेगा। फिर न्यूक्लियर फोर्स डज नॉट वर्किंग बिटवीन द प्रोटॉन when distance between proton is greater than 10⁻⁻15 मीटर। अगर दो प्रोटॉन के बीच की डिस्टेंस इससे ज्यादा है तब इनके बीच में न्यूक्लियर फोर्स एक्टिंग नहीं होगा, केवल रिपल्सिव फोर्स एक्टिंग होगा। बट अगर प्रोटॉन के बीच की डिस्टेंस 10⁻⁻15 मीटर से कम है तो इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स के अलावा एक फोर्स और वर्किंग होगा कॉल्ड न्यूक्लियर। और ये न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्शन का फोर्स होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है, और ये उस रिपल्सिव फोर्स से भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो दिस फोर्स इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स। और ये केवल प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में नहीं, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी वर्किंग होता है। राइट, इसमें इसकी डेफिनेशन देने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज लिखनी है तो मैं लिखो properties of nuclear forces. Properties of nuclear forces. Properties of nuclear forces. First, nuclear force have attractive nature. Nuclear force have attractive nature. Nuclear force have attractive nature. Second,
यानी ये प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी लगता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगता है। इसका मतलब ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, फिर भी उनके बीच में वर्किंग है। इट मींस न्यूक्लियर फोर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन चार्ज। सेकंड पॉइंट लिखो, न्यूक्लियर फोर्स does not depends on nuclear force does not depends on charge. Nuclear force does not depends on charge. Does not depends on charge. Three. Nuclear force are extremely strong. Nuclear force are extremely strong. ये ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ये न्यूक्लियर फोर्स। जितने भी फंडामेंटल फोर्स होते हैं उन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स आर एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। ये केवल इनके डिस्टेंस तक ही वर्किंग होता है। अगर प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच की डिस्टेंस 10⁻⁵ मीटर से ज्यादा हो जाती है तो ये वर्किंग नहीं होता। फोर्थ लिखो, न्यूक्लियर फोर्स आर शॉर्ट रेंज फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स आर शॉर्ट रेंज फोर्स। शॉर्ट रेंज फोर्स, SHORT, शॉर्ट रेंज फोर्स। ब्रैकेट में लिख लो अप टू 10⁻⁻15 मीटर। 10⁻⁻15 मीटर। और एक नेक्स्ट, न्यूक्लियर फोर्स आर स्पिन डिपेंडेंट। न्यूक्लियर फोर्स आर स्पिन डिपेंडेंट। ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन की स्पिन पे डिपेंड करता है। स्पिन क्या होती है केमिस्ट्री में तुम लोग स्टडी करते हो, प्लस हाफ माइनस हाफ, ये उसकी स्पिन पे डिपेंड करता है। न्यूक्लियर फोर्स डिपेंड ऑन स्पिन। न्यूक्लियर फोर्स आर स्पिन डिपेंडेंट। Now, next topic, mass defect. Mass defect. Mass defect. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे कोई भी न्यूक्लियस है, सपोज हीलियम का न्यूक्लियस है, तो हीलियम में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है। तो हीलियम का जो न्यूक्लियस है उसका जो मास है वो 2 प्रोटॉन का मास और 2 न्यूट्रॉन के मास के सम के इक्वल होना चाहिए। हीलियम का जो न्यूक्लियस है उसका मास 2 प्रोटॉन का मास और 2 न्यूट्रॉन के मास के सम के इक्वल होना चाहिए। बट प्रैक्टिकली जब हीलियम न्यूक्लियस का मास मेजर किया तो इन चारों के मास से कम आया। इसका मतलब न्यूक्लियस के बनने में कुछ मास का लॉस होता है। दिस डिफरेंस, ये जो डिफरेंस आया भाई, न्यूक्लियस हीलियम के न्यूक्लियस का मास 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन के मास के सम के इक्वल होना चाहिए। बट प्रैक्टिकली हीलियम न्यूक्लियस का मास इन चारों के मास से कम आता है, यानी मास का लॉस हो गया, मास का डिफरेंस आया। दिस डिफरेंस इज कॉल्ड मास डिफरेंस।
ये न्यूक्लियस के बनने में इस मास का जो लॉस होता है, दिस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। और मास डिफेक्ट्स को अपन लिखते हैं डेल एम से, जेड एम पी प्लस एन एम एन माइनस एम न्यूक्लियस। जेड का मतलब एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन नंबर, एमपी मास ऑफ वन प्रोटॉन। तो ये हो गया टोटल मास ऑफ प्रोटॉन। यहाँ पर Mn का मतलब मास ऑफ वन न्यूट्रॉन और n का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो ये टोटल मास ऑफ प्रोटॉन, ये टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन, इन दोनों के सम में से जो न्यूक्लियस का मास है जो प्रैक्टिकली मेजर होगा उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा मास डिफेक्ट। ये मास में जो लॉस हुआ, न्यूक्लियस के बनने में मास का लॉस होता है, दिस लॉस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। और इसको कैसे मेजर करते हैं, जेड एन पी प्लस एन एम एन माइनस एन न्यूक्लियस। लिखो the mass of atomic nucleus is slightly less than the sum of the masses of the nucleon. Masses of the nucleon, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बोलते हैं न्यूक्लियन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बोलते हैं न्यूक्लियन। प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, this mass difference is called mass defect. This mass difference is called mass defect. और ये मास डिफेक्ट का फॉर्मूला नोट कर लो। सर वो फॉर्मूले में एंड में क्या लिखा हुआ है, माइनस मास ऑफ, ये एम न्यूक्लियस, एम नीचे न्यूक्लियस और एन जो है ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है और एम एन का मतलब मास ऑफ वन न्यूट्रॉन। जेड का मतलब प्रोटॉन नंबर होता है और एन पी का मतलब इसका मतलब मास ऑफ वन प्रोटॉन। यस सर, राइट, यस सर। बाइंडिंग एनर्जी, नेक्स्ट टॉपिक, बाइंडिंग एनर्जी।
बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है भाई, म्यूट करो किसका है ये, आयन, आयन म्यूट करो इसको। सर मैं नहीं हूँ। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, ये न्यूक्लियस है, अब ये जो मास डिफेक्ट हुआ आइंस्टीन के अकॉर्डिंग, मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसका ये फॉर्मूला होता है, मास को एनर्जी में और एनर्जी को मास में कन्वर्ट करते हैं बाय दिस फॉर्मूला। ये दिस इज कॉल्ड आइंस्टीन इक्वेशन, मास एनर्जी इक्वेशन है। तो यहाँ पर जो मास डिफेक्ट हुआ, मास लॉस हुआ, वो कहाँ गया, उसके बदले एनर्जी रिलीज हुई, और ये एनर्जी इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को बाउंड करके रखती है इनसाइड द न्यूक्लियस। दिस एनर्जी इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। यानी न्यूक्लियस के बनने में जो मास का लॉस हुआ, जो मास डिफेक्ट हुआ, वो कहाँ गया मास, तो आइंस्टीन के अकॉर्डिंग उस मास के, वो मास किसमें कन्वर्ट हो गया, एनर्जी, और ये एनर्जी इन न्यूक्लियन को आपस में बाउंड करके रखती है। दिस एनर्जी इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। कोई पूछे बाइंडिंग एनर्जी कहां से आई, मास डिफेक्ट से। न्यूक्लियस के बनने में कुछ मास पे लॉस हुआ, और मास पे जो लॉस हुआ उससे क्या मिली, एनर्जी, और वो एनर्जी इन न्यूक्लियन को आपस में बाउंड करके रखती है। दिस एनर्जी इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। इसको इन अदर वर्ड्स में भी डिफाइन करते हैं कि न्यूक्लियन को सेपरेट करने के लिए, इन न्यूक्लियन को सेपरेट करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, दिस एनर्जी इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। दोनों वर्ड्स में है, एक तो इनको बाउंड करने में मास का जो डिफेक्ट हुआ उससे रिलीज हुई एनर्जी, और वो एनर्जी न्यूक्लियन को बाउंड करके रखती है इनसाइड द न्यूक्लियस। दिस इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। इन अदर वर्ड्स, इन्हीं न्यूक्लियन को सेपरेट करने के लिए, सेपरेट करके कहाँ ले जाएंगे, इंफिनिटी तक। इन न्यूक्लियन को सेपरेट करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। और बाइंडिंग एनर्जी और मास इफेक्ट में ये रिलेशन है। This is relation between binding energy and mass effect. नोट करो, कोई बोलना चाह रहा है, नो लिखो, द बाइंडिंग एनर्जी, the binding energy of a nucleus the binding energy of a nucleus is defined as the minimum energy. The binding energy of a nucleus is defined as the minimum energy required to separate its nucleon
and place them at rest at infinite apart and place them at rest at infinite apart फिर नेक्स्ट लाइन में लिखो रिलेशन between binding energy and mass defect is given by ये नोट करो। यहाँ पर सी क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट in vacuum। ये हो गई हमारी बाइंडिंग एनर्जी। अब एक बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन था, लेकिन वो अभी डिलीट कर दिया, उसको उस टॉपिक को ही डिलीट कर दिया है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक न्यूक्लियर फ्यूजन। FISSION न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन क्या होता है? हैवी जो न्यूक्लियस होता है वो ब्रेक इनटू 2 और मोर न्यूक्लियस। हैवी जो न्यूक्लियस होता है वो ब्रेक इनटू 2 और मोर देन 2 न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। इसके अपन एक एग्जांपल ले रहे हैं। 92 यूरेनियम 235 पर जब न्यूट्रॉन की बॉन्डिंग करते हैं यानी कोलिजन करते हैं न्यूट्रॉन को शो कर रहे हैं अपन 0 और 1। ये यूरेनियम है 9235। न्यूट्रॉन की जब इसके ऊपर कोलिजन करवाते हैं तो एक इंटरमीडिएट 90 यूरेनियम 236 235 पर 1 मिलकर 236 हो गया। ये बनता है, बट ये अनस्टेबल होता है और ये ब्रेक हो जाता है। किसमें ब्रेक होता है? ये 56 बेरियम 141 प्लस 36 क्रिप्टॉन 92। 56 बेरियम 141 प्लस 36 क्रिप्टॉन 92 प्लस 3 न्यूट्रॉन और साथ में एनर्जी रिलीज होती है 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब एक यूरेनियम एटम का एक यूरेनियम न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है तो बेरियम 141
क्रिप्टॉन 92, साथ सर में क्रिप्टॉन 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 में 89 आएगा क्या? नहीं 92 बुक में तो हो सकता है उसका सर सेकंड में क्या लिखा है? अरे भाई उसका आइसोटॉप्स होगा, इसके जो इक्वेशन है वो दो तीन इक्वेशन अलग अलग लिखते हैं। हो सकता है फिर यहाँ चेंज करके यहाँ 89 लिख देते होंगे, ये भी है वो भी जो तुम काउंट है उसमें दो तीन इक्वेशन बनती है ये, तो ओके। इसलिए याद रख लो उसको। और सर यूरेनियम के बाद क्या लिखा है? वो फर्स्ट सेकंड में ये उधर रिफ्लेक्शन नहीं सर, इधर। ये हाँ सर। न्यूट्रॉन है, 0 एंड 1, ओके। एन के ऊपर 1 और यहाँ 0। ये एकदम स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं है, अलग अलग बुक्स पे इसको चेंज कर देते हैं। और इसमें ये रिमेंबर, ये याद रखो कि जब एक यूरेनियम न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है तो ऑलमोस्ट 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। कितनी? 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज। तो ये न्यूक्लियर क्या, सॉरी यूरेनियम 235 का फ्यूजन है। तो एक हैवी न्यूक्लियस 2 और मोर देन 2 न्यूक्लियस में ब्रेक होना कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। अब इसकी डेफिनेशन लिखो। ए प्रोसेस in which heavy nucleus disintegrates into two or more lighter nuclei, of nearly equal massage, is called nuclear fission. It's called nuclear fission. It's called nuclear fission. नेक्स्ट लाइन में लिखो न्यूक्लियर फिजन ऑफ 92 यूरेनियम 235 nuclear fission of 92 uranium 235 is expressed as ये नोट कर लो हो गया सर। यस सर। देखो अब लिखो एनर्जी रिलीज इन फ्यूजन, एनर्जी रिलीज इन फ्यूजन। ये जो एनर्जी रिलीज होती है वो जो अमाउंट है ये एक न्यूक्लियस से इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, ये अपने आप में एक ह्यूज अमाउंट है। उसके साथ ये बेरियम क्रिप्टॉन ये भी मूव करते हैं। जब फ्यूजन होता है ये पार्टिकल्स
मूव करते हैं, ये काइनेटिक, ये जो एनर्जी रिलीज होती है ये इनकी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में भी मिलती है, न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में भी मिलती है, हीट के फॉर्म में, ये हीट के फॉर्म में निकलती है। तो जब फ्यूजन होता है तो एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। क्यों होता है? वही मास डिफेक्ट्स, इन दोनों का मास नोट कर लो, इन तीनों का मास नोट कर लो, इन दोनों का मास इन तीनों के मास से ग्रेटर होता है, यानी मास में कुछ डिफरेंस होगा। जब फ्यूजन होता है तो मास में कुछ लॉस होगा, इन दोनों का मास इन तीनों के मास से ज्यादा आता है, यानी ज्यादा रहने का मतलब मास में कुछ लॉस हुआ, और दिस लॉस इज रिलीज एज ए एनर्जी, ये एनर्जी के फॉर्म में रिलीज होता है। तो ये जो एनर्जी रिलीज होता है उसके पीछे रीजन है लॉस ऑफ मास, लॉस ऑफ मास, यानी इनका मास इन तीनों के मास से ग्रेटर होता है, और ये मास लॉस होता है अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन रिलेशन mc²। इससे ये एनर्जी के फॉर्म में रिलीज होता है, और ये जो एनर्जी होती है वो अपन को बेरियम, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन इनकी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिलता है, और साथ साथ हीट के फॉर्म में मिलता है। तो ये जो एनर्जी रिलीज होती है ड्यू टू लॉस ऑफ मास, किसके फॉर्म में मिलती है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ बेरियम, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, और साथ साथ हीट के फॉर्म में भी हमें एनर्जी रिलीज। तो लिखो दिस ह्यूज एनर्जी HUGE, this huge energy is provided by the difference of the mass, by the difference of the mass of nuclei before and after fission, of nuclei before and after fission। दोबारा बोल रहा हूं, this huge energy is provided by the difference of the mass of nuclei before and after fission, this mass is converted into energy in the fission process. This mass is converted into energy in the fission process. This energy appears mainly in the form of kinetic energy, of fission fragments। इनको बोला है बेरियम, क्रिप्टॉन, इनको kinetic energy of fission fragments and secondary neutron, it may be converted into heat,